So, risk management in interbank dealing is the 13th chapter from the module E of the banking compliance. Complete crash course is available. अभी कभी ज्वाइन कर लो. सिंपली लिखना है CIB और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू नंबर 8360944207 के ऊपर. चलिए जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विच इज रिलेटेड टू द रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरबैंक डीलिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरबैंक डीलिंग, इसका मतलब होता है जब बैंक्स ने आपस में फॉरेन करेंसी को या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा बेचा होता है, उसको कहते हैं इंटरबैंक डीलिंग या इंटरबैंक मार्केट उसको कहा जाता है. ये डोमेस्टिक भी हो सकती है, ये इंटरनेशनली भी हो सकती है. इसमें अलग अलग तरह के रिस्क शामिल होते हैं जैसे क्रेडिट रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लीगल एंड कंप्लायंस रिस्क, सभी तरह के रिस्क शामिल होते हैं. राइट. सो वाई एक्सचेंज रेट रिस्क मैटर्स, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो फॉरेन करेंसी को होल्ड करते हैं अपनी बुक्स में. ठीक है. एंड उनको कई बार इस तरह के पैसे को कन्वर्ट करना पड़ता है फॉर द बैलेंस शीट मैनेजमेंट पर्पसेस INR में. राइट. सेटलमेंट पर्पसेस के लिए. तो अगर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो आपके ऊपर नीचे हुए या फॉरेक्स रेट्स हैं वो ऊपर नीचे हुए तो डेफिनेटली इट कैन लीड कि आपको लॉस हो जाए. एंड इस तरह के लॉस को हम ट्रांसलेशनल लॉस भी कह सकते हैं. राइट. एंड इसी तरह से जो बिजनेसेस हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, उनके ऊपर भी करेंसी मूवमेंट का रिस्क बढ़ता है. तो रिस्क को मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी होता है. इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि आप डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हो, कमोडिटी या फ्रेट हेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि फॉरेन करेंसी रिस्क आपके ऊपर ना पड़े. अब RBI के रूल्स को मानना पड़ता है. एंड किनको मानना चाहिए? तो ऑथराइज डीलर 1 बैंक्स एंड जो ऑथराइज डीलर 3 बैंक्स हैं उनको डेफिनेटली इन रूल्स को मानना चाहिए. फुल सर्विस बैंक्स जो बेसिकली डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज प्रोडक्ट्स में, बाइंग सेलिंग सभी में करते हैं. एंड जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते हैं, AD3 कैटेगरी से रिलेटेड है, उनको भी इन रूल्स को मानना चाहिए. इसके अलावा जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनको फॉलो करना चाहिए इन रूल्स को. देन फर्दर जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जैसे इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, दे मस्ट आल्सो बी फॉलोइंग सच रूल्स. राइट. एंड ये रूल्स कहां दिए गए? दीज रूल्स आर गवर्न अंडर द RBI मास्टर डायरेक्शन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट एंड द इंटरबैंक डीलिंग. RBI सर्कुलर जो फॉरेक्स हेजिंग एंड करेंसी फ्यूचर से रिलेटेड है. फीमा की गाइडलाइंस है रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. फीमा की गाइडलाइंस है फॉर द परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस रेगुलेशंस. एंड RBI की गाइडलाइंस है ऑन गोल्ड मेटल लोन्स. तो इन सभी डायरेक्शंस को यहां पर मानना जरूरी बन जाता है. अब रिस्क मैनेजमेंट जो होती है उसे कौन हेज करता है? हु कैन हेज देमसेल्व्स? रेजिडेंट्स भी अपने आप को हेज कर सकते हैं. इवन जो नॉन AD1 बैंक्स हैं जैसे कॉर्पोरेट्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, दे कैन हेज देमसेल्व्स, अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं. जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो ओवरसीज कॉर्पोरेट्स हैं, फॉरेन ब्रांचेस हैं, दे कैन आल्सो बी सेफगार्ड देमसेल्व्स. फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल रहती हैं? दे कैन बी एंटरिंग इनटू द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक जिसमें एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव शामिल हो सकते हैं या फिर ओवर द काउंटर डेरिवेटिव भी शामिल हो सकते हैं जिसमें कस्टम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, स्वैप्स हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकती हैं. दे कैन बी एंटरिंग इनटू दीज कॉन्ट्रैक्ट्स. राइट. इसके अलावा दे कैन बी एंटरिंग इनटू कमोडिटी एंड द फ्रेट हेजेस लाइक फॉर ओवरसीज परचेजेस. गोल्ड प्राइस फॉरवर्ड्स में एंटर कर सकते हैं. ये खास करके अवेलेबल रहता है हेजिंग करने के लिए फॉर द ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स. राइट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले रिलेटेड टू द OTC फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस के बारे में. सो यूजर क्लासिफिकेशंस के हिसाब से अगर देखते हैं सो इट्स रिलेटेड टू रिटेल कस्टमर्स. रिटेल कस्टमर्स में आपके इंडिविजुअल कस्टमर्स आ जाएंगे और साथ के साथ स्मॉल बिजनेसेस भी इसका पार्ट बनते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द नॉन रिटेल तो इसमें ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो SPDs हैं, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, इंश्योरर्स हैं, पेंशन फंड्स हो गए, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, या फिर जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ 1000 करोड़ से ज्यादा है वो भी इसका पार्ट बनते हैं. ठीक है. तो बड़े कॉर्पोरेट्स जिसमें 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है या 500 करोड़ के इक्वल टर्नओवर है और जिनकी नेटवर्थ जो है टर्नओवर जो है दैट इज बेसिकली 1000 करोड़ मिनिमम. राइट. तो वो उसमें शामिल हो जाते हैं. राइट. एंड फर्दर प्रोडक्ट्स कौन कौन से ऑफर होते हैं? तो इसमें आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो सकते हैं. एंड फर्दर देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड लाइक कैश सेटलमेंट हो सकती है, टर्म सेटलमेंट हो सकती है, स्पॉट फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. एंड इट बी रिलेटेड टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सेटलमेंट T+2 डेज से ज्यादा बेसिस पर होती है उसे हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. स्वैप में एंटर कर सकते हो जहां पर करेंसी करेंसी स्वैप है, या करेंसी ऑप्शंस में एंटर कर सकते हो विच में बी रिलेटेड टू कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन. नाउ कॉल ऑप्शन गिव्स यू राइट टू बाय, कॉल ऑप्शन गिव्स यू राइट टू बाय एंड पुट ऑप्शन गिव्स यू राइट टू सेल. एंड यूरोपियन स्टाइल, इंडिया में यूरोपियन स्टाइल चलता है. अमेरिकन स्टाइल में आप कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी से पहले भी इवन अपनी ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन यूरोपियन स्टाइल में सिर्फ और सिर्फ ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द ऑप्शन आप एग्जीक्यूट कर पाओगे उसको. राइट. एंड अगर हम नॉन रिटेल एंटिटी की बात करें तो दे कैन बी कवर्ड अंडर द फॉरेक्स ऑप्शंस या एक्सोटिक डेरिवेटिव्स लाइक जो होते हैं उसमें वो अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसके अलावा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आर आल्सो देयर लाइक फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हैं,
कॉलर्स अवेलेबल हैं, एंड कॉलर्स आर बेसिकली अवेलेबल फॉर बोथ द रिटेल एंड नॉन रिटेल कस्टमर्स, राइट। एंड कॉलर्स बेसिकली होते हैं कि जहां पर अपने इंटरेस्ट रेट को बेसिकली मैच कर लेते हो, सीलिंग के बीच में, फ्लोर के बीच में, गैप के बीच में फिक्स कर लेते हो। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है इससे ऊपर गया तो ऊपर का नुकसान आप नहीं भरोगे, अगर इससे नीचे गया तो इससे नीचे का नुकसान आप नहीं भरोगे, आपकी रिटर्न सिर्फ और सिर्फ फिक्स रहेगी इसी गैप के बीच में। दैट इज अ कॉलर, ठीक है, कॉलर के केस में काम आता है, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू इनका इस्तेमाल क्यों करना है, अपने कैपिटल अकाउंट पेमेंट के लिए, करंट अकाउंट पेमेंट के लिए आप इन रेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जो डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स हैं, लाइक अपने आप को सेफगार्ड करना है, लाइक आपने पेमेंट करनी है 2 महीने के बाद, तो उसके लिए अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हो, वहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। एंड फॉर द करेंसी स्वैप्स, जैसे मान लो कि कॉर्पोरेट है, वो अपनी आईएनआर लायबिलिटी को फॉरेन करेंसी डेब्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं करेंसी स्वैप के थ्रू। जो रिटेल्स है वो अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं, लेट्स से दे बेसिकली हैव द यूएसडी सेल्स, तो वो यूएसडी को बोरो कर सकते हैं, सो दैट टू मैनेज द सेल्स, ताकि उनके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज का इंपैक्ट ना पड़े। जो नॉन रेजिडेंट्स है वो एनडीडीसीज यानी कि नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स के बीच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स? सो ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अलाउ करते हैं पार्टीज को कि वो अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं एंड स्पेकुलेट कर सकते हैं करेंसीज की मूवमेंट के लिए, इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट के लिए, एंड फर्दर बिना कोई एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट के वो अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं एंड स्पेकुलेशन कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। एंड इनकी जो सेटलमेंट होती है यानी कि नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स की जो सेटलमेंट होती है वो कैश में होती है एंड यूजुअली किसी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में होती है, राइट। एंड ये नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव जो होते हैं ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है ऑफ द अंडरलाइंग जिसके ऊपर बेस पर ये बनाए गए हैं। सेटलमेंट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस के बेस पर होती है, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किस प्राइस पर किया एंड रेफरेंस मार्केट रेट क्या, उसके हिसाब से जो दोनों का डिफरेंस होगा उसके हिसाब से सेटलमेंट होगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द की रूल्स ओवर हियर। तो हेजिंग की लिमिट्स रखी गई हैं, तो अपने आप को हेज कर सकते हो कितने अमाउंट के अगेंस्ट, अप टू 100 मिलियन यूएसडी ऑफ द नोशनल अक्रॉस ऑल द बैंक्स। आप अपने अंडरलाइंग एक्सपोजर को हेज कर सकते हो, सेफगार्ड कर सकते हो। कैंसिल एंड रीबुक करना अलाउड है। प्रॉफिट जो है वो आपके बुक होंगे सिर्फ और सिर्फ तभी जब एक्चुअल कैश फ्लो होगा, राइट। अगर एक्चुअल कैश फ्लो नहीं हुआ तो आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो बैंक जो है अगर आपने अपने आप को सेफगार्ड किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो दे कैन बी आस्किंग यू फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कॉपी, दे कैन बी आस्किंग यू फॉर द इनवॉइसेस एंड फॉर द आपको मिड प्राइसेस जो मिड मार्केट रेट्स हैं उन्हें भी कॉट करना पड़ेगा। मार्केट मेकर्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स को ट्रेड कर सकते हैं एंड फर्दर वो इंडिपेंडेंटली प्राइस उनका एग्जिस्ट करता है, यानी कि मार्केट मेकर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेड करेगा जो इंडिपेंडेंटली जिनका प्राइस मूव कर रहा है, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव जिसको हम ईटीसीडी कहते हैं, दैट इज द एक्सचेंज ट्रेडेड जो आपका करेंसी डेरिवेटिव उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं, उनके ऊपर इन्हें ट्रेड किया जाता है। लाइक ये ओटीसी बेसिस पर नहीं होते हैं, दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड, जैसे कि नाम में ही पता लगता है ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड किसी फ्यूचर डेट के ऊपर इनको खरीदा बेचा जा सकता है। इनको रेगुलेटेड एक्सचेंज जैसे एनएससी, बीएससी, एमएससी इनके ऊपर ट्रेड किया जाता है एंड ये हैजर्स को यानी जो अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हैं वो पर्संस एंड स्पेकुलेटर्स को हेल्प करते हैं कि वो अपने करेंसी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ द ईटीसीडी तो उसके केस में आपके पास फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर्स हो गए या फिर यूरोपियन एफई कॉल पुट ऑप्शंस होगी, वो इसमें शामिल रहता है एंड डिफरेंट करेंसी पेयर्स कैन बी बिटवीन देम, राइट। इनका जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वो 12 महीने का होता है एंड फर्दर यहां पर आईएनआर पेयर का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने हेजिंग पर्पस के लिए कर सकते हो, सेफगार्ड पर्पस के लिए कर सकते हो। एंड अगर कोई और पेयर है, जैसे मान लो यूएसडी टू आईएनआर पेयर नहीं है, जैसे मान लो किसी और करेंसी से रिलेटेड पेयर है, यूरो टू यूएसडी पेयर है, जीबीपी टू यूएसडी पेयर है या यूएसडी टू जेपीवाई पेयर है, इनका इस्तेमाल फ्रीली किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है। एंड अगर आप ओवरऑल पोजीशन लिमिट की बात करो तो ओवरऑल आपकी जो पोजीशन हो सकती है मैक्सिमम वो 100 मिलियन यूएसडी की हो सकती है अक्रॉस ऑल द पेयर्स एंड अक्रॉस ऑल द एक्सचेंजेस, राइट। एंड सेटलमेंट की बात करो तो कैश सेटल्ड होएगा इन आईएनआर, जो भी सेटलमेंट होगी वो आईएनआर बेसिस पर सेटलमेंट होगी एंड यू मस्ट बी कंप्लायंट विद द सेबी रूल्स एंड रिपोर्टिंग किसको करनी पड़ेगी, आरबीआई को करनी पड़ेगी। मान लो एक कॉर्पोरेट जो है वो यूएसडी आईएनआर को बाय करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेफगार्ड
गार्ड कर सकता है इसके अगेंस्ट, लेकिन अगर वो यूएसडी टू यूरो में जाता है तो वो चाहे सेफ गार्ड करे चाहे स्पेकुलेट करे, कोई भी दिक्कत नहीं है। देन इट्स रिलेटेड टू मार्जिन फॉर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। देखो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को आप खरीद बेच करते हो ना, वो कंप्लीट पूरा अमाउंट पे नहीं करना होता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मार्जिन मनी आपको पे करनी पड़ती है, राइट। मार्जिन जो रहेगा वो आईएनआर में हम दे सकते हैं, लेकिन आपको फ्रीली उसको कन्वर्टेबल कर सकते हो फॉरेन करेंसी में। इंडियन गवर्नमेंट डेट या फॉर पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट द ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज के बारे में बात करें, इन सभी को मार्जिन की तरह एक्सेप्ट किया जा सकता है एज पर द सेबी आरबीआई सीसीआईएल गाइडलाइंस। जैसे मान लो कि जो इंडियन रुपी है इसको कैश मार्जिन कंसीडर कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी तो उसमें यूएसडी, जीबीपी, यूरो, जेपीवाई सब्जेक्ट टू आरबीआई अप्रूवल एंड कन्वर्जन नॉर्म्स रहता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज जो होती हैं, तो ट्रेजरीज डेटेड सिक्योरिटीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है आफ्टर द हेयर कट। एंड इसी तरह से जो ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होते हैं, उनको भी हम शामिल कर सकते हैं एज अ सेफ गार्ड, इनको मार्जिन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। आउटसाइड इंडिया भी टॉक अबाउट द सेम, तो एफसी या फिर जो सॉवरेन डेब्ट रेटेड सिक्योरिटीज होती हैं उनको शामिल कर सकते हैं एज मार्जिन, जिनका मिनिमम रेटिंग डबल ए या उससे ज्यादा रहेगा, उनको मार्जिन कंसीडर कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द क्रॉस बॉर्डर, तो हमें जो लोकल मार्जिन रूल्स हैं, ईयू या यूएस रूल्स हैं, उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा जब हम फॉरेन काउंटर पार्टी के साथ डील करते हैं। एंड फॉर द सेपरेट अकाउंट्स की बात करें तो 81 बैंक्स जो हैं उनको डिस्टिंक्ट मार्जिन अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर द ओवरसीज ट्रांजैक्शंस, राइट। तो ये मार्जिन की एक्चुअल में जरूरत क्यों पड़ती है, राइट। मार्जिन जो होते हैं वो बेसिकली रिक्वायर किए जाते हैं ताकि हम काउंटर पार्टी रिस्क को मैनेज कर पाएं, प्रॉपर सेटलमेंट डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएं, इसके लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट फॉर द AD1 बैंक्स। सो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में मेजर हमारा गोल रहता है कि हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क को सेफगार्ड करना है, करेंसी मिसमैच को सेफगार्ड करना है। यानी कि मेरे बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट हो गए 10,000 यूएसडी के या 10,000 यूएसडी के हो गए, ये बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट हैं, और सेलिंग के मेरे कॉन्ट्रैक्ट हो गए 12,000 यूएसडी के। अब इस केस में एक्चुअल में हुआ क्या, फंडिंग रिस्क आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बेच दिए हैं 12,000 यूएसडी, खरीदे हैं सिर्फ 10,000 यूएसडी, तो ये 2,000 यूएसडी का जो गैप है वो कहां से फुलफिल होगा, राइट। ये मेजर सिनेरियो है। तो ये मेजर एएलएम को करने का यही रहता है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड करेंसी मिसमैच को निपटाना चाहते हैं बैंक की फॉरेक्स बुक में, राइट। जो फॉरेन एक्सचेंज की बुक है उसमें हम उसको निपटाना चाहते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क को निपटने के लिए इंटरेस्ट रेट स्वैप्स है जिसको हम आईआरएस कहते हैं, कैप्स हैं, कॉलर्स हैं, एंड फॉर द करेंसी स्वैप्स हैं ताकि करेंसी मिसमैच को कवर कर पाए। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट में आप एंटर कर सकते हो इंटरेस्ट रेट को बचाने के लिए, इंटरेस्ट रेट को, ताकि आपको एडवर्स मूवमेंट आपको खराब ना करे उसके लिए, ठीक है। एंड ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोप्राइटरी करेंसी पोजीशंस को बेसिकली निपटाने के लिए, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अवेलेबल फॉर द एएलएम मैनेजमेंट फॉर द AD1 बैंक्स। रूल्स की बात करें तो डेफिनेटली बोर्ड अप्रूव्ड एक पॉलिसी आपकी होनी जरूरी है। एंड फर्दर हैज जो है, जो सेफगार्ड आपने किया है, वो आपके पास जो वैल्यू है, जो मैच्योरिटी है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो आपकी वैल्यू जो है 10,000 की, आपने हैजिंग के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट को परचेज कर लिया, 20,000 का परचेज कर लिया, आपके हैजिंग का जो पर्टिकुलर जिसको हैज करना है उसकी मैच्योरिटी 1 साल की है, आपने जो सिक्योरिटी को परचेज कर लिया हैज करने के लिए वो 1.5 साल की है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। एंड फर्दर कोई स्टैंड अलोन अनलिंक्ड हैज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई हैज हमने परचेज किया सिर्फ हमारी किताबों में पड़ा है, अदरवाइज उसका अपना एक मार्क बन जाएगा। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द नेकेड हैजेस जो है वो तब तक रहेंगे अंटिल मैच्योरिटी, एंड फर्दर वो मार्क टू मार्केट बेसिस पर हो जाएगी, यानी कि डेली बेसिस पर जैसे मार्केट की वैल्यू चेंज होगी उनकी भी वैल्यू चेंज होगी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द नेकेड हैजेस? सो नेकेड हैज का भी वही मतलब होता है कि आपके पास अंडरलाइन कोई एक्सपोजर नहीं है, राइट, जिसको आपने ऑफसेट करना है। सिंपल टर्म्स में आप एक हैज एग्रीमेंट में एंटर कर गए हो लेकिन आपका रियल एक्सपोजर कोई था ही नहीं, ठीक है, वो होता है नेकेड हैज। फर्दर जो कैश फ्लो होगा हैजेस की वजह से वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जो बैंक के ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर को मैनेज करेगा, उसको एडजस्ट करेगा, ऑफसेट करेगा, राइट। फर्दर गोल्ड प्राइस हैजिंग कौन करेगा? जो बैंक है ऑथराइज फॉर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स एंड फॉरवर्ड्स, वो इसका इस्तेमाल करेंगे। मेन पर्पस क्या है कि गोल्ड प्राइसेस ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं फॉर द एक्सपोर्टर्स, फॉर द ज्वेलर्स, उसको हमने मैनेज करना है ताकि हमारे ऊपर रिस्क ना पनपे। फर्दर जो एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हो, ओटीसी फॉरवर्ड्स ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिट की बात करें तो कोई भी नेट रिसिप्ट नहीं होनी चाहिए, नो नेट रिसिप्ट ऑफ द प्रीमियम, एंड टेनर जो होना चाहिए वो 6 महीने और से कम का टेनर होना चाहिए जिसके लिए आप हेजिंग करोगे। एंड आपको रेगुलर स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एंड फॉर द एक्सचेंजेस के पास। देन इट्स रिलेटेड टू हेजिंग ऑफ कैपिटल फॉर द फॉरेन बैंक्स, राइट। तो कैपिटल को हेजिंग करने के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द
कि जो फॉरेन बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, उनको अपना कैपिटल लेकर के आना पड़ेगा अपने ओवरसीज पेरेंट से, एंड वो जो कैपिटल होती है वो फॉरेन करेंसी में होती है, लेकिन उसको इंडिया में आईएनआर में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आपके ऊपर रहेगा ऑन द कैपिटल, बिकॉज आईएनआर की वैल्यू अप्रिशिएट भी कर सकती है, डेप्रिशिएट भी कर सकती है। इसको मैनेज करने के लिए आरबीआई ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाई है, ठीक है। तो हैजिंग ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि हम डेरिवेटिव्स लाइक फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो हमारी वैल्यू ऑफ फॉरेन कैपिटल जो इंडिया में लाई गई है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएशंस, राइट। सो एलिजिबल एंटिटी कौन सी रहेगी? जो फॉरेन आपके बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस इंडिया में चल रही हैं, वो बेसिकली इसका इस्तेमाल करेंगे। एंड कौन सी कैपिटल को हेज कर सकते हैं? टीयर 1 कैपिटल को, टीयर 2 कैपिटल को हम हेज कर सकते हैं। सो टीयर 1 कैपिटल को हेज करने के लिए जो फंड्स होंगे मस्ट रिमेन स्वैप्ड इनटू आईएनआर, एंड फर्दर कोई भी फंड्स को आप पार्क नहीं करोगे नोस्ट्रो में, एंड जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप बेसिकली एंटर करोगे डेट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ईयर। एंड अगर आपने हेज करना है सबऑर्डिनेटेड डेब्ट बोरोइंग्स को, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को टीयर 2 में हम हेज कर सकते हैं। हम बेसिकली फिक्स्ड रेट आईएनआर लायबिलिटीज को फ्लोटिंग फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। काइंडली प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, राइट। देन इट इज रिलेटेड टू AD1 या फिर जो आपके पास SAPD है इन द ETCD मार्केट। सो AD1 आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1, एंड SAPD वही है, दैट इज अ स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर जिसको SPD भी कहते हैं। एंड ETCD क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स, राइट। एंड फॉर द आरबीआई का मास्टर सर्कुलर जो है इससे रिलेटेड ऑलरेडी अवेलेबल है, रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरबैंक डीलिंग्स, एंड सेबी के सर्कुलर्स एंड जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के नॉर्म्स है उनको फॉलो करना पड़ता है। अब जो AD1 बैंक है यानी कि ऑथराइज्ड डीलर 1 बैंक है, दैट इज बेसिकली ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि वो फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव में डील कर सकता है। एंड SAPD यानी कि जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं बेसिकली विच आर ऑथराइज्ड कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील कर सकती हैं, एंड फर्दर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ETCD मार्केट में फॉर द मार्केट मेकिंग पर्पसेस एंड फर्दर फॉर द सेफ गार्डिंग देमसेल्फ पर्पसेस, राइट। दोनों पर्पसेस के लिए वो बीच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले ट्रेडिंग लिमिट की बात करते हैं, तो विद इन ईच बैंक्स नेट ऑपरेटिंग पोजीशन लिमिट यानी कि NOPL जो होता है या एक्सचेंज कैप्स होती हैं उसके बीच में वो ट्रेडिंग कर सकते होते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट, राइट। लाइक आपके हर एक बैंक की एक नेट ओपन पोजीशन लिमिट होती है कि नेट आप ओपन कितना अमाउंट अपना रख सकते हो, कितना एक्सपोजर आपका हो सकता है, उसके हिसाब से आपकी होती है NOPL यानी कि नेट ओपन पोजीशन लिमिट होती है, या एक्सचेंज कैप्स लगाई जाती हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द सिंथेटिक लिमिट्स, राइट, सिंथेटिक पोजीशंस जो होती हैं, जो उस AD बैंक्स हैं या फिर जो SAPDs होते हैं, वो सिंथेटिक पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का, ताकि जो एक्सपोजर प्रोफाइल है उसको रेप्लिकेट कर सके, राइट। वो एक क्या हो जाती है? दैट इज अ सिंथेटिक पोजीशन, राइट। एंड फर्दर नेटिंग का मतलब क्या होता है? नेटिंग एंड ऑफसेटिंग क्या होता है? दैट इज ETCD की जो पोजीशन होती है उसको पहले नेट किया जाता है या ऑफसेट किया जाता है विद द OTC पोजीशन। नेटिंग एक्सपोजर का मतलब होता है कि जो भी आपको नेटिंग ऑफ एक्सपोजर होता है रिलेटेड टू कि जो भी परमिटेड आपका एक्सपोजर क्लाइंट वाइज या एक्सचेंज वाइज पोजीशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में उनको नेट कर लो, राइट। एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द ऑफसेट, तो आपका एक्सपोजर कितना था, आपने सेफगार्ड कितने के अगेंस्ट किया, वो नेट जो पोजीशन बचेगी ऑफसेट करने के बाद, दैट इज योर ऑफसेटिंग, राइट। एंड देन इट्स रिलेटेड टू RBI सब लिमिट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब लिमिट्स हैं वो बेसिकली सेपरेट हो सकती हैं OTC पर्पस के लिए, राइट। तो RBI अलग से लिमिट सेट करता है फॉर द नेट ओपन पोजीशन लिमिट फॉर द OTC ओवर द काउंटर डेरिवेटिव पर्पसेस के लिए। एंड देन वी टॉक अबाउट द कंप्लायंस। जो AD1 बैंक्स हैं उनको RBI के मास्टर डायरेक्शंस के साथ बेसिकली कंप्लाई करना पड़ता है। जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं उनको मास्टर डायरेक्शंस जो है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर से रिलेटेड उनके साथ कंप्लाई करना पड़ता है, राइट। सो दोनों ही अलाउड है कि वो बेसिकली ETCD मार्केट में डील कर सकते हैं। ट्रेडिंग लिमिट, सिंथेटिक एक्सपोजर भी क्रिएट कर सकते हैं, नेटिंग करना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस को, एंड RBI की सब लिमिट्स भी एप्लीकेबल रहेंगी रिलेटेड टू द OTC डेरिवेटिव्स, एंड कंप्लाई करना पड़ेगा गाइडलाइंस के साथ। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द कमोडिटी एंड द फ्रेट हेजिंग, राइट। तो कमोडिटी एंड फ्रेट हेजिंग के केस में जो रेजिडेंट्स हैं विच आर अदर देन द इंडिविजुअल्स दे कैन बी पार्टिसिपेटिंग इन द सेम, एंड कमोडिटीज जो हो सकती है दोज कुड बी द डायरेक्ट कमोडिटीज और इट कुड बी द इनडायरेक्ट कमोडिटीज, राइट। डायरेक्ट कमोडिटीज लाइक जितने भी जेम्स हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं, वो इसमें कवर हो जाएंगे, एंड इनडायरेक्ट कमोडिटीज में एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, जिंक, निकल, टिन एक्सेट्रा इसमें कवर हो जाएंगे। इफ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स, तो इसमें एक तो जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं लाइक वी आर हैविंग द फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, राइट, एंड आप इनका इस्तेमाल करते हो, सेफगार्ड कर सकते हो। दूसरा है कि स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर्ड, जिसमें आप जेनरिक प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करोगे सो एज टू सेफगार्ड योरसेल्फ। तो बेसिक पर्पस क्या है कि हम कमोडिटी प्राइस के अगेंस्ट, फ्रेट कॉस्ट के अगेंस्ट अपने आप को सेव करना चाहते हैं, बिकॉज डेफिनेटली देयर इज रिस्क इन द ओवरसीज मार्केट, राइट। एंड खास करके इन केस ऑफ गोल्ड, इन केस ऑफ द आईएफएससी, राइट, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, उसमें गोल्ड से रिलेटेड अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए वी वांट टू डील विद द कमोडिटी हेजिंग, राइट। देन आफ्टर दैट ऑल्टरनेटिव्स क्या है, जो एसबीएलसीज हैं यानी कि स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं या गारंटीज हैं, वो ली जा सकती हैं इंस्टेड ऑफ द मार्जिन मनी। तो इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द 1 ईयर अप टू 1 ईयर ऑफ द टेन्योर इंस्टेड ऑफ द मार्जिन मनी, यानी कि इन सभी डेरिवेटिव्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए आपको बेसिकली मार्जिन मनी नहीं देनी पड़ेगी। यू कैन बी आस्किंग फॉर द डेरिवेटिव्स आल्सो, सॉरी फॉर द स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि गारंटी का एक ऑल्टरनेटिव है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू margining or non-centrally cleared OTC derivatives. So when we talk about the non-centrally cleared OTC derivatives, NCCD, जब इनके बारे में बात करते हैं, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बेसिकली किसी सेंट्रल काउंटर पार्टी के थ्रू क्लियर नहीं होते हैं, लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हो गए, करेंसी स्वैप्स हो गए, राइट। दीज आर एग्जीक्यूटेड बायलेटरली, यानी कि दो काउंटर पार्टीज के बीच में इनको एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट। तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, क्रेडिट, कोई ओटीसी डेरिवेटिव्स विच आर नॉट क्लियर थ्रू अ सेंट्रल काउंटर पार्टी, वो बेसिकली कवर्ड होते हैं, राइट। एंड इसमें की टर्म्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द वेरिएशन मार्जिन। First one, it's related to the variation margin. So collateral exchange to cover the current mark to market prices. तो बेसिकली कोलेटरल एक्सचेंज की जाती है ना, ताकि एमटीएम बेसिस के ऊपर जो प्राइसेस उनको कवर कर लें। जैसे मान लो आपका यूएसडी का प्राइस आज 67 है, कल को हो सकता है 72 हो जाए, तो डेफिनेटली जो मार्जिन आया बीच में, आप मार्जिन जो मेंटेन किया हो उसके रिलेटेड एक कोलेटरल मेंटेन करोगे, ताकि अगर कोई डिफरेंस आ रहा है उसको कवर कर पाए हम इससे रिलेटेड। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द इनिशियल मार्जिन, जिसको हम आईएम कहते हैं। आईएम इज बेसिकली रिलेटेड टू कवर द पोटेंशियल फ्यूचर एक्सपोजर ड्यूरिंग द क्लोज आउट, राइट। तो उसको क्या कहते हैं, वी से टू बी द इनिशियल मार्जिन। तो इनिशियल मार्जिन आपको प्रोटेक्ट करता है फ्यूचर एक्सपोजर के अगेंस्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरिएशन मार्जिन, तो वो आपके करंट एक्सपोजर को बेसिकली कवर करता है ड्यू टू द एमटीएम बेसिस। तो एमटीएम बेसिस के कारण, एमटीएम के कारण जो आपका एक्सपोजर क्रिएट होगा उसको कवर करेगा वेरिएशन मार्जिन, एंड आपके जो फ्यूचर जो मार्जिन को कवर करेगा दैट इज द इनिशियल मार्जिन, वो इनिशियल मार्जिन होगा, राइट। एंड हु मस्ट मार्जिन, किसको मार्जिन करना पड़ेगा, वेरिएशन मार्जिन को। डोमेस्टिक थ्रेशोल्ड क्या है, दैट इज रेगुलेटेड एंटिटीज को बेसिकली एनसीटीज के लिए 25,000 करोड़ या उससे ज्यादा का अमाउंट करना पड़ेगा, एंड बाकी सबके लिए कितने, 60,000 करोड़ या उससे ज्यादा का अमाउंट। एंड अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू द फॉरेन थ्रेशोल्ड, तो जो फाइनेंशियल एंटिटीज है उनके लिए क्या रहेगा, दैट इज 3 बिलियन यूएसडी उससे ज्यादा, एंड बाकियों के लिए 8 बिलियन यूएसडी या उससे ज्यादा का जो पर्टिकुलर वेरिएशन मार्जिन है वो मेंटेन करना पड़ेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इनिशियल मार्जिन, तो रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए 60,000 करोड़ या उससे ज्यादा का। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बेसिकली हम बात कर रहे हैं फॉरेन थ्रेशोल्ड के बारे में, तो इन दैट सिनेरियो 8 बिलियन यूएसडी या मोर देन दैट, राइट। सो दैट इज बेसिकली द केस फॉर द इनिशियल मार्जिन एंड द वेरिएशन मार्जिन। तो वेरिएशन मार्जिन जो होता है दैट इज कवरिंग व्हाट, वो बेसिकली किस चीज को कवर करता है, दैट इज कवरिंग द एक्सपोजर ड्यू टू द एमटीएम चेंजेस, और जो इनिशियल मार्जिन है वो कवर करता है फ्यूचर एक्सपोजर के अगेंस्ट, आपको प्रोटेक्ट करता है। फिर बात आती है कि ऑपरेशनल रूल्स क्या रहेंगे। वी नीड टू कैलकुलेट द वीएम एंड आईएम एज पर द आरबीआई मॉडल। आरबीआई के मॉडल के हिसाब से वेरिएशन मार्जिन और इनिशियल मार्जिन जो है वो कैलकुलेट होगा। एंड फॉर द एक्सचेंज प्रोसेस उसके टाइमलाइंस, टाइम टेबल, मेथड्स बताए जाएंगे कि एक्सचेंज प्रोसेस किस तरह से होगा। एंड फॉर द कोलेटरल प्रोवाइडर्स जो है उनको एलिजिबिलिटी को बेसिकली मैच करना पड़ेगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेटअप की गई है। एंड एलिजिबल जो कोलेटरल होगी, हेयर कट जो होंगे, दोज विल बी स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि जो ये कोलेटरल है, बिकॉज दिस कोलेटरल कैन आल्सो बी हेल्पिंग आउट इन द केस ऑफ मार्जिन, ये भी मार्जिन की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो आरबीआई उनका रिलेटेड रूल बताएगा। फर्दर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स जो होंगे दोज मस्ट ऑनर बोथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फॉरेन मार्जिन रूल्स, तो दोनों रूल्स बेसिकली उनको मीटअप करने पड़ेंगे। एंड इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो मैंडेटेड प्रोसीजर के थ्रू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा। एंड फॉर द इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जो भी मार्जिन है, एक्सपोजर डाटा है, वो आरबीआई की रिक्वेस्ट के साथ आपको आरबीआई को सबमिट करना पड़ेगा। दैट इज रिलेटेड टू द ऑपरेशनल रूल्स। फर्दर फिर बात आती है इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स के बारे में। सो जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, दीज आर बीइंग रेगुलेटेडली एंड फर्दर क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ फेमा, डेफिनेटली, राइट। तो क्या क्या चीजें कवर होती है उनके बारे में फटाफट से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर मस्ट बी अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर द सेम। जब भी आप डील कर रहे हो किसी और बैंक के साथ तो आपकी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी चाहिए। तो जो भी बोर्ड होगा रिलेटेड टू AD1 बैंक,
वो बेसिकली फ्रेम करेगा एक ट्रेजरी पॉलिसी जो एक लिमिट्स को सेट करेगा रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज, कि क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, आपकी नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन कितनी हो सकती है, यानी कि जब आपका डे एंड हो चुका है उसके बाद आप ओपन पोजीशन कितनी रख सकते हो, कितना एक्सपोजर हो सकता है, एग्रीगेट गैप लिमिट सेट की जा सकती है, यानी कि इंट्राडे मिसमैच कितना हो सकता है अक्रॉस द करेंसीज ओवर देयर, वो लिमिट को सेट किया जा सकता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नूप लिमिट दैट बेसिकली कंट्रोल्स ओवरनाइट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कितना होगा, इफ वी टॉक अबाउट द एजीएल दैट बेसिकली कवर्स कि इंट्राडे करेंसी मिसमैच आपका कितना हो सकता है, देन इट इज रिलेटेड टू इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस, जब हम दूसरे AD1 बैंक के साथ डील करते हैं उसके बारे में है, तो उसके केस में स्पोर्ट या स्वैप बाय सेल कितना किया आपने, या फिर स्वैप कितना किया फॉरेन करेंसी के केस में, आयनर के केस में, या किसी और फॉरेन करेंसी के साथ, उसके बारे में है। इट कुड आल्सो बी द केस दैट यू हैव टेकन द डिपॉजिट और यू हैव बेसिकली प्लेस्ड अ लोन, यानी कि आपने पैसा या तो बोरो किया या आपने पैसा लेंड किया, वो भी आपका एक ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो सकता है। इट कुड आल्सो बी द केस दैट यू आर डीलिंग विद द ओवरसीज बैंक्स, या ओवर जो आपके ओवरसीज बैंकिंग यूनिट्स हैं अंडर द SEZ, आप उनके साथ डील कर रहे हो। क्रॉस करेंसी ट्रेड भी हो सकता है, जैसे डिफरेंट करेंसीज के लिए डील किया, नॉट इन इंडियन करेंसी बट अंडर द डिफरेंट करेंसीज वी डिड ट्रेड, राइट। तो बेसिकली फॉर क्लाइंट पर्पसेज वी हैव बेसिकली कैश फ्लोज एंड हमारे बुक्स में वो एंट्रीज हैं। प्रोप्राइटरी पोजीशन भी हो सकती है, लाइक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ऑफशोर मार्केट में वी हैव मेड अवर बेसिकली लिमिट्स, अपना खुद का एक्सपोजर क्रिएट किया है सो एज फॉर द प्रॉफिट पर्पसेज, राइट। तो उसके केस में इंटरबैंक ट्रेड अगर होता है, ध्यान रखिएगा, अगर इंटरबैंक ट्रेड हो रहा है तो कोई भी फॉर्म A2 की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इसको आपको बैंक की R रिटर्न में फाइल करना पड़ेगा। टेक अ नोट ऑफ इट, उसको R रिटर्न में फाइल करोगे, आपको फॉर्म A2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। And then we are going to talk about the counterparty. AD1 banks in India counterparty हो सकते हैं, yes, being a counterparty आप उनके साथ sport डील, स्वैप डील, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट बोरोइंग कर सकते हो। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरसीज बैंक्स एंड IBUs OBUs की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्रॉस करेंसी फॉरेन एक्सचेंज प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग हो सकती है। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू NDDC, दैट इज अ नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कैश सेटल्ड डेरिवेटिव है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हेज करने के लिए, स्पेकुलेट करने के लिए करेंसीज में या फिर इंटरेस्ट रेट में, दैट आर नॉट फ्रीली कन्वर्टेबल। सिर्फ उन करेंसीज में हम डील कर सकते हैं, अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं, विच आर नॉट फ्रीली कन्वर्टेबल, एंड दीज आर कॉमनली इन द ज्यूरिसडिक्शन जहां पर कैपिटल कंट्रोल या फिर रिस्ट्रिक्शंस है एंड फॉर द फिजिकल डिलीवरी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं एक्सचेंज से रिलेटेड, राइट। तो वो बेसिकली रहता है, जैसे कि कौन इस्तेमाल करेगा, AD1 बैंक्स जो कि IFSC बैंकिंग यूनिट के अंदर आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, विद द अदर AD1 बैंक्स इन IBU या फिर ओवरसीज बैंक के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्दर कौन से चैनल के थ्रू, वाय द जो आपका IBU है उसके थ्रू कर सकते हो, डोमेस्टिक या फॉरेन ब्रांचेस के थ्रू कर सकते हो, या फिर जो भी इंडियन ब्रांच है किसी फॉरेन बैंक की उसके थ्रू आप NDDC का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। एंड सेटलमेंट जो होगी दैट इज कैश सेटल्ड इन INR और किसी और फॉरेन करेंसी में इसकी सेटलमेंट रहेगी। एग्जांपल के तौर पर बैंक बी का जो IBU सेंटर है वो 6 महीने के NDDC को रेफरेंस देता है रिलेटेड टू INR USD विद बैंक सीज सिंगापुर ब्रांच, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर आपका सेटलमेंट होगी आयरन प्रॉफिट्स की, दैट वुड बी इन INR। तो इस एग्जांपल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो एक चीज समझो कि IBU जो है यानी कि ऑफशोर यूनिट जो चलाया जा रहा है वो XYZ बैंक जो कि इंडिया में उसके द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि लेट्स से गिफ्ट सिटी में है, एंड बैंक PQR जो है वो एक फॉरेन बैंक की सिंगापुर ब्रांच है, राइट। बैंक PQR जो है एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 महीने का NDDC जो है यानी कि जो नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप एंटर हुए, जिसमें रेफरेंस जो है INR USD से रिलेटेड है। मैच्योरिटी के ऊपर जो सेटलमेंट होगी, जो प्रॉफिट सेटल होगा वो इंडियन रुपी में सेटल होगा और क्रेडिट भी उसे इंडिया में किया जाएगा। दिस इज व्हाट इट मींस, राइट। फिर बात आती है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के बारे में एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो उस केस में जो इनफ्लोज हैं वो बेसिकली किस केस में हो सकते हैं, तो FC अकाउंट्स एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड जो इनफ्लो होंगे दोस्त कुड बी रिलेटेड टू द स्वैप डील्स, या फिर कोई फॉरेन करेंसी डिपॉजिट किया था उससे रिलेटेड इनफ्लो हो सकता है, कोई बोरोइंग करी है क्लाइंट नीड के हिसाब से उसके हिसाब से हो सकता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंटेनिंग द फॉरेन करेंसी बैलेंसेस, तो आपका जो फॉरेन करेंसी को होल्ड करना है वो
बोर्ड अप्रूव्ड लेवल के हिसाब से मेंटेन करेंगे। जो भी सरप्लस ओवरनाइट होगा वो ओवरसीज ब्रांचेस के साथ प्लेस करेंगे एंड कॉरेस्पोंडेंट्स के पास रखेंगे ताकि कोई भी बैलेंसेस के ऊपर इंटरेस्ट रेट का नुकसान ना हो। एंड फर्दर आपको जो एग्रीगेट गैप लिमिट है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, एग्रीगेट गैप लिमिट को भी मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। जो आपकी मतलब गैप लिमिट बोर्ड ने अप्रूव करी है कि गैप मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए उसके हिसाब से। देन इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग ओवरसीज, यानी कि अगर पैसा आप ओवरसीज इन्वेस्ट करने वाले हो, सो AD1 बैंक जो है एंड फर्दर जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं, जो भी अनडिप्लॉयड FCNR बैलेंसेज हैं, उनको अब्रॉड में रखा जा सकता है। लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए AD1 बैंक अपने कॉरेस्पोंडेंट बैंक के पास रख सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पजेज, राइट। एंड जो नोस्ट्रो सरप्लसेज हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक अगर आपने अपने इंडियन क्लाइंट्स को कोई लोन देना है उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपने अपने जो होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, जहां पर इंडियन इक्विटी आपकी मिनिमम टू मिनिमम 51% है, वहां पर भी आप क्रेडिट दे सकते हो, उस बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हो एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। एंड इफ दीज एंट्रीज आर द अनक्लेम्ड एंट्रीज, यानी कि आप रिकंसलेशन जो है बेसिकली कर रहे हो लेकिन क्लेम कभी किया ही नहीं गया, अनक्लेम्ड बैलेंस अकाउंट्स है, तो उनको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। एंड आपको जो भी अनरिकंसाइल्ड आपका डेबिट क्रेडिट बैलेंस है उनको अनक्लेम्ड बैलेंसेस अकाउंट जो होते हैं एज पर द RBI उनमें ट्रांसफर करना पड़ेगा अगर कोई अनक्लेम्ड बैलेंस है। फर्दर फिर बात आती है रिलेटेड टू ओवर लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स बाय द AD1 बैंक्स। तो ओवरसीज जो FC बोरिंग सीलिंग है वो यहां पर रखी गई है, विच इज कैन मैक्सिमम बी अप टू 100% ऑफ द अनइम्पेयर्ड Tier 1 कैपिटल या $10 मिलियन, विच एवर इज हायर, उतना मैक्सिमम हमारी सीलिंग है किसको लेकर के, ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरोइंग को लेकर के। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट जो हम ओवरसीज बोरो कर सकते हैं दैट इज लिमिटेड टू 100% ऑफ द Tier 1 कैपिटल या फिर $10 मिलियन, विच सो एवर इज हायर, उतना रहेगा। एंड इट कवर्स, बट इसमें आपकी ECB भी शामिल रहती है, अगर आपने कोई हेड ऑफिस से अपने ब्रांच ऑफिस से लोन लिया वो भी शामिल रहता है, कॉरेस्पॉन्डेंट लाइन अगर अपनी है, कॉरेस्पॉन्डेंट से अपने लाइन ऑफ क्रेडिट लिया वो भी शामिल रहता है, नोस्ट्रो में अगर आपका कोई ओवरड्राफ्ट चल रहा था जो कि 5 दिन से ज्यादा, वो भी इसमें शामिल रहेगा, आपने कोई गोल्ड बोरिंग करी है वो भी इसमें शामिल रहेगा। यानी कि इन सभी चीजों की ओवरऑल लिमिट मिला करके आपके 100% ऑफ Tier 1 या फिर $10 मिलियन विच एवर इज हायर, उससे ज्यादा की आपकी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। क्या क्या चीजें इसमें एग्जाम्प्ट की गई हैं जिनको बोरिंग में शामिल नहीं किया जाता, अगर कोई आपकी एक्सपोर्ट क्रेडिट फाइनेंसिंग है, एक्सपोर्ट क्रेडिट को आपने फाइनेंस किया, वो इसका पार्ट नहीं बनेगा। Tier 2 सबऑर्डिनेटेड डेब्ट अगर आपने लिया है फॉरेन हेड ऑफिस से, वो इसका पार्ट नहीं बनेगा। अगर कोई इनोवेटिव परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है वो भी इसका पार्ट नहीं बनेगा। RBI अप्रूव्ड स्पेशल बोरिंग है, दैट विल आल्सो बी नॉट द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बोरिंग, इस सीलिंग लिमिट का पार्ट नहीं बनेगी। एंड जो कोई भी बोरिंग है विच इज नॉट रिपेड विद इन 5 डेज, उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन 15 डेज। यानी कि खास करके ओवरड्राफ्ट के केस में होता है कि अगर आपका कोई नोस्ट्रो में ओवरड्राफ्ट है जिसको आपने 5 दिन के बीच में पे नहीं किया है, तो उसको आपको विद इन 15 डेज ऑफ द मंथ एंड आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड जो वैल्यूडेटेड डील्स हैं, जहां पर वैल्यूडेटेड है, उनको हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यूडेटेड, यानी कि वो पर्टिकुलर डील जो एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट के ऊपर सेटल डाउन होगी उसको हम वैल्यू डेट कहते हैं। तो ये एक स्पोर्ट ट्रांजैक्शन नहीं होती है, एंड फर्दर ये कोई और ट्रांजैक्शन जो म्यूचुअली अग्रीड डेट के हिसाब से सेटल डाउन होने वाली है, राइट, वो होती है। फर्दर रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो बेसिकली आप ओवरसीज बोरिंग का इस्तेमाल FC लेंडिंग के लिए नहीं कर सकते टू द इंडियन क्लाइंट्स एक्सेप्ट द केस ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट क्रेडिट के अलावा किसी और पर्पज के लिए आप फॉरेन करेंसी जो अपने बोरो किया उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेमिटेंस की बात करें तो दैट इज अलाउड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस, अगर TDS जो है वो डिडक्ट कर लिया गया है तो आप इंटरेस्ट रेमिटेंस कर सकते हो। एंड वी नीड टू मॉनिटर द ओवरसीज ओवरड्राफ्ट विच आर ग्रेटर देन 5 days, दैट इज टू बी रिपोर्टेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इन 15 days ऑफ द मंथ एंड, राइट। Then it is related to overseas foreign currency borrowings by the standalone primary dealer, जो हमारे कैटेगरी 3 से रिलेटेड होते हैं, राइट, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं दे कैन आल्सो बी बोरो इन द फॉरेन करेंसी, लेकिन पर्पस रहेगा सिर्फ और सिर्फ कि जो उनके नोस्ट्रो ओवरड्राफ्ट थे जिनको वो 5 days में वापस नहीं कर पाए, उस पैसे को कवर अप करने के लिए सोर्सेज रहेगा कि वो या तो पेरेंट या कॉरेस्पोंडेंट बैंक से पैसा उधार पर ले सकते हैं या फिर RBI के द्वारा परमिटेड एंटिटी से पैसा उधार पर ले सकते हैं। एंड अगर कोई ओवरड्राफ्ट आपका 5 दिन से ज्यादा चलता है तो आपको मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी उसको बताना पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द SAPD आल्सो, राइट। फिर बात आती है ट्रांजैक्शंस बियॉन्ड ऑनशोर मार्केट आवर्स, राइट। अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन होती है ऑनशोर मार्केट आवर्स से बाद में होती है उसके बारे में, तो ऑथराइज डीलर्स जो हैं वो ट्रांजैक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स के साथ, दूसरे बैंक्स के साथ, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट्स के साथ आफ्टर द इंडियन मार्केट क्लोज,
जो फॉरेन ब्रांचेस हैं, सब्सिडरीज हैं, वो भी अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकती हैं फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड राउंड द क्लॉक, कोई भी लिमिट उससे रिलेटेड नहीं है। देन फॉर द रिपोर्ट्स टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेट्स हैव अ लुक एट इट। जो रिपोर्ट्स सबमिट करनी पड़ती हैं 81 बैंक्स को डेली या पीरियोडिक बेसिस के ऊपर इन द CIMS पोर्टल। तो ये जो पोर्टल है इसमें रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं अलग अलग, लाइक इट्स रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर रिपोर्ट जाती है विच इज टू बी सबमिटेड डेली बेसिस एंड नेक्स्ट वर्किंग डे पर आपको रिपोर्ट भेजनी होती है। फॉर्मेट जो रहता है FTD में रहता है एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू गैप्स पोजीशन, कैश बैलेंसेस की लिमिट होती है, ये भी डेली बेसिस के ऊपर जाती है। नेक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर आपको ये लिमिट भेजनी पड़ती है। देन इट्स रिलेटेड टू डिटेल्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, लार्ज कॉर्पोरेट्स के केस में जिनकी जो नेटवर्थ है 500 करोड़ से ज्यादा है एंड जो टर्नओवर है 1000 करोड़ है, उनके केस में क्वार्टर एंड के ऊपर आपको ये रिपोर्ट भेजनी पड़ती है 30th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी कि जैसे क्वार्टर एंड हुआ उसके बाद अगली 30 तक आपको ये रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। फॉर द डिटेल्स ऑफ द ऑप्शन ट्रांजेक्शन, यानी कि कोई पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वीकली बेसिस पर इसकी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। फर्स्ट वर्किंग डे आफ्टर द वीक आपको ये रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। टोटल आउटस्टैंडिंग फॉरेन करेंसी बोरिंग्स कितनी है मंथ एंड के ऊपर इसकी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है एंड फॉर द 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ तक आपको ये रिपोर्ट भेजनी होती है, राइट। फिर बताती है होल्डिंग ऑफ ऑल दी फॉरेन करेंसीज, कितनी अपने फॉरेन करेंसीज को होल्ड किया हुआ है, चाहे वो बेसिकली किसी भी तरह से है। फोर्टनाइटली बेसिस पर ये रिपोर्ट भेजनी होती है, तो 7 कैलेंडर डेज फोर्टनाइट बेसिस पे ऊपर, यानी कि 14 दिन के बाद विद इन 7 डेज ये रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ेगी, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द इसको BAL रिपोर्ट भी कहते हैं, बैलेंस रिपोर्ट भी कहते हैं। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू ऑफिसेज ब्रांचेस विद रुपी अकाउंट्स ऑन ऑफ द नॉन रेजिडेंट बैंक्स, राइट। अगर आपके ऑफिस हैं, ब्रांचेस हैं विद द रुपी अकाउंट्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट बैंक्स, तो एंड दिसंबर पर आपको रिपोर्ट भेजनी है, 15 जनवरी तक आपको ये रिपोर्ट आगे भेजनी पड़ती है। देन इट्स रिलेटेड टू डाउटफुल ट्रांजेक्शन जो होती हैं, जहां पर फ्रीक्वेंट आपकी कैंसिलेशन हो रही है बाय INR, तो क्वार्टर एंड के ऊपर आपको उसकी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। सो दैट वाज रिलेटेड टू डिफरेंट रिपोर्ट्स। तो पहली रिपोर्ट जो है वो फॉरेन करेंसी टर्नओवर है, गैप्स पोजीशन डेली बेसिस पर, अगर करते हैं एक्सपोजर्स की बड़े कॉर्पोरेट्स रिलेटेड क्वार्टर बेसिस पर, अगर बात करते हैं ऑप्शन ट्रांजैक्शंस की तो वो वीकली बेसिस पर, टोटल आपकी आउटस्टैंडिंग फॉरेन करेंसी बोरिंग कितनी है मंथली बेसिस पर, एंड अगर आपकी होल्डिंग कितनी है, ठीक है, फॉरेन करेंसीज की, वो फोर्टनाइटली बेसिस पर, ऑफिस ब्रांचेस विद रुपी अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक्स वो एंड दिसंबर के ऊपर, और जो डाउटफुल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट है वो आपको क्वार्टर एंड बेसिस पर भेजनी होती है। फर्दर रिपोर्ट्स टू द ट्रेजरी ट्रेड रिपोजिटरी, यानी कि जो ट्रेड रिपोजिटरी होता है जिसके थ्रू सभी ट्रेड करते हो, जितने भी आपने ओवर द काउंटर फॉर एक्सचेंज डेरिवेटिव्स ट्रेड किए हैं या फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करे हैं, वो सभी को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द ट्रेड रिपोजिटरी, जो कि मेंटेन्ड होगा CCIL के साथ, यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। चाहे उनके साथ आपने डायरेक्टली डील किया है वाया द ऑफशोर आर्म्स, यानी कि ब्रांचेस के थ्रू डील किया है, या फिर टाइमली बेसिस के ऊपर आपको रिपोर्ट वो भेजनी पड़ेगी। कौन सी रिपोर्ट को किस पर भेजना होता है आपको? टू द ट्रेड रिपोजिटरी, लेट्स हैव अ लुक एट इट। जैसे इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स हैं जिसमें INR इन्वॉल्व है, इसमें हम करेंसी स्वैप्स को, स्ट्रक्चर्ड डील्स को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। उसकी रिपोर्टिंग जो करनी होती है आपको, दैट इज डन ड्यूरिंग द डे, यानी कि ड्यूरिंग द डे, यानी कि आपको रिपोर्ट जो है वो भेजनी पड़ती है। एंड फॉर द 30 मिनट्स बिफोर द प्लेटफॉर्म क्लोजेस आपको ये रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, एंड फॉर द 30 मिनट्स बिफोर द क्लोज ऑफ द आफ्टर क्लोज आपको रिपोर्ट भेजनी होती है, ठीक है। एंड ये आवरली बैच के फॉर्म में आपको रिपोर्ट भेजनी होती है, ठीक है, जो फर्स्ट रिपोर्ट है। यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम एक तो रहेगा कि ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन में आपको टिल द 30 मिनट्स बेसिकली बिफोर द प्लेटफॉर्म क्लोज, प्लेटफॉर्म जब तक क्लोज नहीं हो जाता, 30 मिनट नहीं रहते, उससे पहले आवरली बेसिस पर आप ये रिपोर्ट भेजोगे। दूसरा है कि दूसरी जो रिपोर्ट है वो फ्रॉम द 30 मिनट्स बिफोर क्लोज ऑफ द आफ्टर क्लोज, राइट, बिफोर क्लोज टू द आफ्टर क्लोज, राइट, तो वो आपको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, वो सिंगल बैच होता है, राइट। डेडलाइन क्या है? विद इन 30 मिनट्स बाय 10 AM ऑफ द नेक्स्ट बिजनेस डे आपको रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव से रिलेटेड है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स नॉट इन्वॉल्विंग द INR, जहां पर INR इन्वॉल्व नहीं है, उनके बारे में बात करें तो वो बेसिकली 5 बजे तक आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। किस चीज को एग्जीक्यूट करना पड़ता है? टाइम के हिसाब से आपको रिपोर्ट को बनाना पड़ता है। एंड फर्दर इन द सेकंड सिनेरियो जो सेकंड स्टेप रिपोर्ट होती है आपकी, दैट इज टू बी डन एग्जीक्यूटेड आफ्टर 5 PM, एंड ये सिंगल बैच में रिपोर्ट जाती है, यानी कि मल्टीपल बैच नहीं है। और जो 5 बजे वाली रिपोर्ट है वो 5:30 तक भेजनी है, एंड जो दूसरी रिपोर्ट है जो आपने 5 बजे के बाद एग्जीक्यूट करी है वो अगले दिन के सुबह 10 बजे से पहले भेजनी होती है। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू करेंसी स्वैप्स, स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव्स या फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हैं,
बेसिकली वहां पर भी एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटेड अप टू 5 PM एंड एग्जीक्यूटेड आफ्टर 5 PM सिंगल बैच में भेजनी पड़ेगी बिफोर द सेम डे क्लोज, यानी कि 5:30 बजे तक या फिर अगले दिन के 10 बजे तक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी रिलेटेड टू द करेंसी स्वैप्स एंड ऑल। तो ये हम बेसिकली किस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, देखो मैं आपको दोबारा से बताता हूं। हम बात कर रहे हैं ट्रेड रिपोजिटरी के बारे में, यानी कि बैंक जो भी ओटीसी डेरिवेटिव्स करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हैं, उनकी रिपोर्ट करनी पड़ती है टू द ट्रेड रिपोजिटरी जो कि मेंटेन होता है बाय द सीसीआई की तरफ। वहां पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है डायरेक्टली, चाहे कर रहे हो चाहे किसी अपने ब्रांच के थ्रू कर रहे हो, उसकी रिपोर्टिंग फिर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव जहां पर आईएनआर इन्वॉल्व है। दूसरा हमने पढ़ा इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव जहां पर आईएनआर इन्वॉल्व नहीं है। तीसरा हमने पढ़ा करेंसी स्वैप्स के बारे में, स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव्स के बारे में, फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के बारे में, राइट। फोर्थ वन इज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स विद क्लाइंट्स। तो एक तो हो गया इंटर बैंक वाला, ठीक है, दूसरा हो गया विद क्लाइंट्स वाला। तो एनी टाइम ड्यूरिंग द डे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। सिंगल बैच पे आपको अगले दिन के 12 बजे तक आपको रिपोर्ट भेजनी होती है, राइट। ये चीज क्लियर होगी है। अब बैक टू बैक डील्स जो है उसमें क्लाइंट की डिटेल्स शामिल रहेंगी एंड यू नीड नॉट टू मैच की ओवरसीज काउंटर पार्टीज ने बेसिकली भेजी कि नहीं भेजी। जस्ट नीड टू इंश्योर कि जो हमारी बुक्स हैं एंड जो हमारी ट्रांजेक्शंस हैं वो फुल्ली रिकनसाइल्ड हो, राइट। वो रिकनसाइलेशन होनी चाहिए जो एक्चुअल में हमारी बुक्स कह रही हैं, जो ट्रांजेक्शन हुई हैं दोज मस्ट बी रिकनसाइलिंग एंड एक्यूरेसी को चेक करना वो बेसिकली बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जो भी डाटा आप मैच कर रहे हो उसकी डेफिनेटली ऑडिट हो सकती है एंड आपको आरबीआई का जो जो सीसीएल का अप्रूव फॉर्मेट है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। फिर बात आती है फेज वाइज एक्सपेंशन। फेज वाइज एक्सपेंशन जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या यहां पर रिपोर्टिंग फॉर्मेट रहेंगे। सो ये फेज वाइज हमें रिपोर्टिंग करनी है, आगे अपने को बढ़ाना है। लाइक जितने भी ऑथराइज डीलर बैंक्स हैं, AD1 कैटेगरी के बैंक हैं, उनको रिपोर्ट करना है अपने इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के बारे में सीसीएल के ट्रेड रिपोजिटरी में, जिसमें फॉरेक्स के कैश फ्लोज यानी कि स्पोर्ट या सेमडी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, फॉरेक्स की टर्म ट्रांजेक्शन या फिर फॉरेक्स की स्पोर्ट ट्रांजेक्शन को जो भी डील कर रहे हैं उनको डील बताना पड़ेगा। अब फेज आउट जो फेज वाइज जो रोल आउट टाइम है वो बेसिकली अलग अलग फेजेज है, लाइक फेज 1 2 3 अलग अलग फेजेज, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज जो कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें आईएनआर इन्वॉल्व है, उसको बेसिकली क्या करना है कि आपने डे एंड से बिफोर 30 मिनट्स तक आपने एग्जीक्यूट करना है। आवरली बेसिस पर आप एग्जीक्यूट करते रहोगे और एंड में जाकर के यानी कि जब डे एंड होने वाला होगा तो उसके 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद में आप उसको रिपोर्ट करोगे, राइट। उसको एग्जीक्यूट करोगे एंड रिपोर्टिंग जो होगी पहली रिपोर्ट की जो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज आपके कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें आईएनआर इन्वॉल्व है वो आवरली बेसिस पर रिपोर्टिंग होगी और एंड रिपोर्ट जो होगी उसका एग्जीक्यूशन जिसको एंड में किया गया उसको अगले दिन सुबह की 10 बजे तक आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आईएनआर इन्वॉल्व नहीं है, अब वहां पर सिंगल बैच बेसिकली कवर्ड रहेगा। एक रिपोर्ट रहेगी 5 बजे से पहले, दूसरी रहेगी 5 बजे के बाद। जो 5 बजे से पहले उसको 5:30 तक सबमिट करना है एंड फर्दर जो 5 बजे के बाद है उसको अगले दिन 10 बजे तक करना है, राइट। फिर होती है वो क्लाइंट्स की फॉरेन एक्सचेंज डील्स जिनका अमाउंट 1 मिलियन यूएसडी से ज्यादा है या उसके इक्वलेंट है, ठीक है। अब उससे बेसिकली ड्यूरिंग द डे कभी भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और सिंगल बैच में अपनी रिपोर्ट भेजनी होती है और फर्दर अगले सुबह की 12 बजे तक आपको वो डिटेल भेजनी होती है, राइट। फिर बताती है क्लाइंट की फॉरेन एक्सचेंज डील जहां पर अमाउंट जो है 50,000 यूएसडी या उससे ज्यादा है, उसके केस में ड्यूरिंग द डे कभी भी कर सकते हैं और सिंगल बैच होता है और आपको अगले दिन की 12 बजे से पहले पहले रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, राइट। सो दैट वाज द सिनेरियो रिलेटेड टू इट एंड ये डिटेल्स कौन भेजेगा, AD1 बैंक जो है वो इन डिटेल्स को भेजेगा टू द CCIS ट्रेड रिपोजिटरी, ठीक है जी। सो दैट वाज एक्चुअली ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। CIB लिख करके अभी के अभी व्हाट्सएप कर दो, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। नंबर आपके ऊपर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ 8360944207 के ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है या फिर ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, यहाँ पर भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।